हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ इस चैप्टर के। जिसने भी नहीं देखे हैं उन्हें आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। उनको देखें, समझें, ताकि ये वीडियो आपको समझ आ सके, ताकि आप 1917 जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसको अच्छे से समझ सकें। हमारे चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं भी इस चैप्टर के सारे वीडियोस अपलोड करने जा रही हूँ। तो उससे आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ताकि आप उन्हें देखकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो अब तक हमने प्रीवियस जो 2 वीडियोस हैं उनमें हमने ये जाना कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यू आइडियोलॉजीज डेवलप होती हैं, किस तरह से लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिफॉर्म करने के लिए, किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, मजदूरों की कंडीशन कैसे वर्स्ट बनती है, और साथ ही साथ हमने देखा कि समाजवाद नाम का एक नया विचार है वो विकसित हो रहा है। समाजवाद के बारे में हमने रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लांक और कार्ल मार्क्स के विचारों को देखा। साथ ही साथ हमने ये जाना कि जो रशिया है, जहाँ इंडस्ट्रीज एरिया कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी कम है, वहाँ कैसे विश्व की पहली समाजवादी सरकार गठित होती है, कैसे वहाँ 1917 की रूस की जो क्रांति है वो शुरू होती है। उसको समझने के लिए हमने 20वीं शताब्दी में रूस की कंडीशन कैसी है वो हमने जाना। इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन, उसकी सोशल कंडीशन, यानी कुल मिला के हमने उन परिस्थितियों को जानने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं 1917 की रूसी क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी तक हम 1917 की रूसी क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को ही अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। आज भी इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से जो रूस है उसमें समाजवादी पार्टियां गठित होती हैं, कैसे वो पॉपुलर बनती हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया का क्या रोल है, और किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1917 की रूसी क्रांति का बेस बनता है। यानी इस वीडियो में भी जो घटनाएं हम देखने जा रहे हैं वो रूस की जो 1917 की क्रांति है उसके लिए महत्वपूर्ण कारण है। तो आइए हम देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि रशिया में जो समाजवाद है, सोशलिज्म, वो कैसे डेवलप होता है। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा कि रशिया में जार का शासन है, और जार कैसा है? जार निरंकुश है, यानी अपने ऊपर वो किसी तरह का अंकुश नियंत्रण नहीं चाहता। वो मन मर्जी करने वाला राजा है, उसकी नीतियां पब्लिक वेलफेयर में नहीं हैं, वो खुद डिसीजन नहीं लेता, एक लार्ज एम्पायर उसने खड़ा कर रखा है, पर वो फोर्सफुली जो नॉन रशियन कम्युनिटीज़ हैं उन पे फोर्सफुली अपनी लैंग्वेज और कल्चर को इम्पोज कर रहा है। यानी कुल मिला के जो जार है वो नहीं चाहता किसी भी तरह की संस्था उसके ऊपर हो, ड्यूमा जैसी, जो उस पर कंट्रोल कर सके। इसलिए जार ने 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है उस समय हम देखें तो जार ने किसी भी पार्टी को कानूनी मान्यता नहीं दे रखा था। यानी किसी भी तरह की अगर पार्टीज बन रही हैं तो वो इलीगल हैं, जार उनके खिलाफ कार्रवाई करता था। उन किसी को भी मान्यता नहीं दे रखी थी, क्योंकि जार नहीं चाहता था उसके ऊपर किसी भी तरह का बंधन हो। तो ये समाजवादी जो संगठन थे हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कहीं न कहीं रूस में ये जो समाजवादी संगठन बने, ये विकसित हुए, ये भी 1917 की रूसी क्रांति का आधार बने। इन्होंने भी पब्लिक को एकजुट किया, एक जनमत तैयार किया जिसने 1917 की रूसी क्रांति को आधार प्रदान किया। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले 1898 में एक दल बना, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, यानी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये एक पार्टी बनी। मुख्यतः ये जो पार्टी थी ये
कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत गहरे तौर पे प्रभावित थी और मुख्यतः ये शहरी क्षेत्र में ये विकसित हुई। इसका मेन उद्देश्य था कि जो शहरी क्षेत्र में मजदूर हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनके काम के घंटे बहुत अधिक हैं, जिनका वेतन है बहुत कम है और जिनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ही वर्स्ट हैं, इतने भीड़ भाड़ वाले कारखाने हैं, विषैली गैसेस से भरे शोरगुल वाले, तो ये इनकी मजदूरों की कंडीशन अच्छी नहीं थी। हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि काम के घंटे बहुत ज़्यादा हैं और उनको आए दिन बढ़ा दिया जाता है, वेतन बहुत ही कम है, इतना कम है कि परिवार के सभी मेंबर्स को कारखाने में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस सब समस्याओं को दूर करने के लिए ये जो पार्टी है इसका गठन हुआ, इस दल का गठन हुआ। ठीक है, इसकी मेन मांगे क्या थी? इनकी मेन मांगे थी कि पहले तो हम मजदूरों को संगठित करें ताकि संगठित होकर हम अपनी मांगों को रख सकें। इन्होंने संगठित किया मजदूरों को, हड़तालें आयोजित की और मुख्यतः मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए उनके काम के घंटे जो हैं वो न्यूनतम यानी कम से कम 8 घंटे हों, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे हों, 8 घंटे से ज़्यादा ना हो, वेतन उनका बेहतर हो, कार्यस्थिति बेहतर हो, इन सब मांगों के लिए ये पार्टी गठित हुई। अब धीरे धीरे और पार्टियां बनती जा रही थी, तो इसी क्रम में एक पार्टी और बनी 1900 में। 1900 में एक पार्टी बनी समाजवादी क्रांतिकारी दल, यानी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। जैसा नाम से ही इंडिकेट है, ये दल काफ़ी क्रांतिकारी था और ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में इसने अपनी पकड़ को मजबूत बनाया। यानी जो किसान हैं, किसानों के हितों पे फोकस किया। आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि रूस के किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि मैक्सिमम जो ज़मीन है वो चर्च या राजा या बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं, सामंत हैं, उनके अंडर में है। तो इस पार्टी का मेन उद्देश्य था कि जो ज़मीनें बड़े बड़े सामंतों के पास है उन पे कब्जा करके वो किसानों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए जो खुद कृषि करते हैं, खुद खेती का काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो दो दल हैं ये काफ़ी वहाँ पॉपुलर रहा और उसमें से भी ये जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी है ये आगे जाके काफ़ी पॉपुलर बनती है। अब देखिए, समाजवाद का जो विचार है पूरे रूस में काफ़ी पॉपुलर बन रहा है, जनता इन संगठनों से जुड़ती जा रही है, जनमत काफ़ी बढ़ रहा है और जार के खिलाफ एक पूरा एक आंदोलन, एक माहौल सा तैयार हो रहा है। अब देखिए, कुछ समाजवादियों की क्या मान्यता थी? कुछ समाजवादियों की मान्यता थी कि जो रूसी किसान हैं वो समाजवादी भावना से ओतप्रोत हैं, यानी रूस में अगर क्रांति होगी तो जो किसान हैं वही उसके अग्रदूत बनेंगे, वही आधार बनेंगे। क्यों? क्योंकि रूसी किसान नेचर से सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, क्योंकि वो समय समय पे अपनी ज़मीन कम्यून को यानी मीर को बांटते हैं और मीर को सौंप देते हैं और वो मीर उनके परिवार के मेंबर्स के अकॉर्डिंग ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी ये शो करता है कि रूस के किसान मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं, वो एक समाजवादी भावना से ओतप्रोत हैं। तो इस बेस के आधार पर समाजवादियों का मानना है कि रूस में क्रांति के अग्रदूत कहते हैं, प्रमुख शक्ति कहते हैं, वो किसान ही बनेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी जो शक्ति है यानी दूसरे जो एक खेमा है, यानी हम कहते हैं अन्य जो समाजवादी हैं, उनकी ये मान्यता है कि जो रूस है, रूस के जो किसान हैं उनमें खुद में बहुत ही डाइवर्जन है, विविधताएं मौजूद हैं। कुछ किसान बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ किसान इतने गरीब हैं कि मजदूरी करते हैं और कुछ किसान इतने पूंजीपति हैं कि अपने खेतों में नौकरों से काम करवाते हैं। यानी जो पूंजीपति हैं उनको कोई समस्या नहीं है, तो वो क्रांति से क्यों जुड़ेंगे, वो क्रांति का आधार नहीं बनेंगे, हो सकता है वो क्रांति को सपोर्ट भी ना दें। तो कुछ समाजवादियों का ये मान्यता थी कि जो किसान हैं उनमें काफ़ी विविधता है, विभेद हैं, तो शायद वो एकजुट ना हो तो वो क्रांति का अग्रदूत ना बने। तो इस कंडीशन में संभवतः जो मजदूर हैं वो क्रांति के अग्रदूत बने, मजदूर जो हैं वो क्रांति को आगे बढ़ाएं, उसके लीडर बने, उसको शक्ति प्रदान करें। अब देखिए, ये जो हमारी पार्टी थी जो किसानों के लिए 1900 में जो गठित हुई थी, क्रांतिकारी जो पार्टी थी, ये आगे चलकर दो भागों में विभाजित होती है।
यानी इसमें मतभेद पैदा होते हैं और ये दो भागों में विभाजित होती है। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि 1900 में रूस में कौन सी पार्टी का गठन हुआ था, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो आगे दो भागों में विभाजित हो जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि 1898 में रूस में किस पार्टी का गठन होता है। ओके, चलिए हम देखते हैं कि 1900 में जो पार्टी गठित हुई रूस में, जो उसके मुख्यतः दो भागों में वो विभाजित होती है, और वो दो भाग हैं बोल्शेविक पार्टी और मेनशेविक पार्टी। तो सबसे पहले हम बोल्शेविक पार्टी को देखते हैं। बोल्शेविक का शाब्दिक अर्थ है मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक। इस पार्टी के प्रमुख नेता थे व्लादिमीर इलियच लेनिन। ये जो नेता थे ये काफ़ी पॉपुलर थे पब्लिक में। तो जार जो है, आपको ध्यान है कि जार ने तो सभी पार्टियों को गैर कानूनी घोषित कर रखा था। जार बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी सत्ता पे कोई अंकुश लगाए, इसलिए जार ने क्या किया, जार ने इन पॉपुलर नेताओं को, जो लेनिन थे उसको और उसके साथ ही अन्य इनके जो सहयोगी थे उनको देश निकाला दे दिया, एग्जाइल पर भेज दिया। और लेनिन जो हैं वो यूरोप के विभिन्न देशों में और अधिकांश समय स्विट्ज़रलैंड में बिताते हुए वहीं से अपने राष्ट्र की गतिविधियों को समर्थन देते रहे, मोटिवेट करते रहे। तो व्लादिमीर इलियच जो लेनिन हैं, ये इस पार्टी के, बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख नेता थे। इस पार्टी की मेन खासियत क्या थी, ये चाहती थी कि ये जो रूस में जार का जो दमनकारी शासन है, अगर इसमें हमें कुछ भी सख्त कदम लेना है, हमें कुछ परिवर्तन करना है, तो हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा अनुशासित होने की ज़रूरत है, कंट्रोल्ड होने की ज़रूरत है। एक अनुशासित होगी तभी हम अपने जो नीति निर्माण हैं उनको अंतिम परिणति तक पहुंचा सकते हैं। तो ये पूर्ण नियंत्रण चाहती थी कि अपने जो सदस्य हैं, चाहे वो अधिक ना हो या जितने भी हैं, उन पर पूर्ण नियंत्रण हो और वो पार्टी के नियमों से संचालित हो। साथ ही जो पार्टी है ये मानती थी कि क्रांति के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन संभव है। तो इस तरह से ये बोल्शेविक पार्टी थी। बोल्शेविक पार्टी को आप याद रखिए, यही पार्टी 1917 की रूसी क्रांति का आधार बनती है। इसी क्रांति के जो विचार हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करते हैं और लेनिन एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति जो शुरू होती है 1917 में। हम देखेंगे किस तरह से जो लेनिन है वो देश में उनका आगमन होता है और कैसे जनता उनको समर्थन देती है। आइए हम दूसरी पार्टी देखते हैं, मेनशेविक। मेनशेविक पार्टी का शाब्दिक अर्थ है माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक। इसके प्रमुख नेता थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। ये जो पार्टी थी इसकी नीतियाँ काफ़ी उदार थी और इसकी सदस्यता सभी के लिए ओपन थी कि जो भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। यानी इसमें सदस्यों पे कड़े नियंत्रण जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था और इस पार्टी का मानना था कि हम शिक्षा के माध्यम से लोगों को अवेयर करके, जागरूक बना के, उसके माध्यम से हम शासन में परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने अधिकारों को मांग कर सकते हैं, अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये दो पार्टियां बनती हैं विभाजित होकर और उसमें ये पार्टी सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 1905 की क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति से पहले यहाँ 1905 की भी एक क्रांति घटित होती है और ये क्रांति भी 1917 की क्रांति के एक प्रमुख कारण माना जाता है। 1905 की जो क्रांति होती है उसकी क्या रीज़न है, क्या घटनाएं रही, इसमें एक महत्वपूर्ण घटना है ब्लडी संडे, खूनी रविवार। वो भी घटना हम देखेंगे, उस पर अलग से एक प्रश्न भी बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बोल्शेविक जो पार्टी है उसके नेता कौन थे और 1917 की जो रूसी क्रांति है उसमें किस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि रूस में 1905 में उथल पुथल शुरू होती है। अब 1905 की स्थिति देखने से पहले हम उससे थोड़ा सा पहले 1904 भी देख लें कि उस समय रूस की कंडीशन क्या थी। तो आपको ध्यान है कि 20वीं शताब्दी में अभी हमने डिस्कस किया कि जो रूस है, रूस में
अभी तक ड्यूमा जैसी राष्ट्रीय संसद जैसी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई थी जो राजा था, जो जार था, उसके ऊपर अंकुश लगा सके। यानी पूरे रूस में, चाहे वो उदारवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, रेडिकलवादी हैं, समाजवादी हैं, हर कोई ये चाहता है कि जार पर कंट्रोल करने वाली संस्था बनाई जाए। लेकिन अभी तक जार फ्री डिसीजन ले रहा है, मन मर्जी कर रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि रूस, यूरोप के बाकी देशों में ऐसी पहल हो चुकी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड रशिया में ये कंडीशन बिल्कुल वर्स्ट है। और हम ये भी देख चुके हैं कि रशिया की पब्लिक हैंड टू माउथ हो चुकी है कि ना किसान खुश हैं, ना मजदूर खुश हैं, सब चीज़ें प्राइवेट ऑनरशिप में हैं, मजदूरों का, किसानों का शोषण हो रहा है। तो सब चाहते हैं कि शासन में कुछ परिवर्तन हो ताकि जनता के हित संबंधित नियम बनाए जा सकें। तो अब देखिए 1904 में क्या स्थिति चल रही है। जो उदारवादी हैं वो कोशिश कर रहे हैं, ये सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज डेवलप हुई हैं वो कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? रशिया में जो अभी हमने दो पार्टी देखी है कि दो पार्टी बनी थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये दोनों पार्टियां और इनके साथ जो इनका आधार है शहरी और ग्रामीण, ये चाहे वो मजदूर हैं या किसान हैं, इन सब के साथ मिलकर इन सब का आधार जुटाने में लगी हैं, इनको एकजुट करने में लगी हैं। ठीक है, साथ ही साथ रूस का जो इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र था, जो पूर्वी यूरोप में इसने अधिकार कर रखा था, उस क्षेत्र में भी जो राष्ट्रवादी समूह थे, मुख्यतः पोलैंड में, और एक समूह और था जद्दीदी। ये जो समूह है इनका भी पूरा समर्थन प्राप्त था। ये सब चाहते थे कि जार की जो ऑटोक्रेसी है, मन मर्जी है, निरंकुशता है, उसको खत्म करके एक राष्ट्रीय संसद की स्थापना हो ताकि वो जार को सलाह दे सके, ताकि जार के डिसीजंस पे अंकुश लगा सके, उसकी पावर को लिमिटेड कर सके, कंट्रोल कर सके, ताकि पब्लिक वेलफेयर में रूल्स बन सके। ठीक है, तो ये सब चाहते थे कि ड्यूमा नामक संसद स्थायी रूप से स्थापित हो जाए। यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि जद्दीदी किसे कहा जाता है? जद्दीदी इस्लाम के आधुनिकीकरण के जो समर्थक समूह हैं उसको जद्दीदी कहा गया है। ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं कि 1905 की क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कैसे थे। तो हम देखें कि 1904 का जो साल था रशिया के लिए कोई ज़्यादा अच्छा साल नहीं था। क्यों? ऑलरेडी किसान और मजदूरों की स्थिति खराब चल रही थी। तो बताया गया है कि मजदूरों की स्थिति खराब थी। क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें आसमान छूने लगी। अब जब वस्तुएं बढ़ रही हैं, आपको ध्यान होगा कि मजदूरों का वेतन तो पहले ही अच्छा नहीं था, इसीलिए परिवार के सभी लोग कारखाने में काम करने के लिए मजबूर हुए। पहले जो वेतन था उससे ही काम नहीं चल रहा था, ऊपर से कीमतें बढ़ गई। जब कीमतें बढ़ गई तो अब उस वेतन में मजदूरों का काम नहीं चल रहा। यानी जहां पहले मजदूर, फॉर एग्जाम्पल, मजदूर 100 वस्तुएं खरीद पा रहा है, अब वो केवल और केवल 80 वस्तुएं ही खरीद पा रहा है। 20 वस्तुएं कम खरीद पा रहा है। यानी हम यूं कहें कि जो वेतन मिल रहा था, वेतन तो उतना ही है लेकिन उसकी वैल्यू 20% गिर गई। पहले जितनी वस्तुएं मजदूर नहीं खरीद पा रहा, तो पहले ही उसकी स्थिति बहुत खराब थी। काम के घंटे ज़्यादा थे, वेतन कम था, और अब कीमतें बढ़ गई तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। जब मजदूरों की स्थिति खराब हो गई तो उनके पास हौसला देने के लिए क्या है? मजदूर संगठन है। तो मजदूर जो संगठन है उनकी संख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। इट शोज कि मजदूरों में असंतोष बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मजदूरों को ये होप है कि वो संगठनों से जुड़कर एकजुट होकर अपनी मांगे रखेंगे, हड़ताल करेंगे और अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। तो इसी तरह से 1905 में एक संगठन बनता है, रूसी श्रमिक सभा, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। ठीक है, ये संगठन बनता है और बड़ी संख्या में मजदूर इसकी मेंबरशिप लेते हैं, इसमें शामिल होते हैं। अब क्या होता है, तब ये घटना होती है, एक आयरन कारखाना है, एक लोहे का कारखाना है, प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स,
वहाँ से 4 काम करने वाले वहाँ के जो मजदूर थे, जो कि रूसी श्रमिक सभा के मेंबर्स थे, उनको गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया। कि मजदूर पहले से ही आक्रोशित थे, हैंड टू माउथ हो चुके थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी, आजीविका संकट पैदा हो चुका था। उनका पहला ही वेतन जो चल रहा था उससे काम नहीं चल रहा था, ऊपर से कीमतें बढ़ गई, ऊपर से आपको नौकरी से भी निकाल दिया। ऐसी कंडीशन से मजदूरों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया और उन्होंने क्या किया, एज अ रिज़ल्ट उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तो जो राजधानी थी सेंट पीटर्सबर्ग, उस पीटर्स में लगभग 1.25 लाख यानी 1,10,000 मजदूर इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर हड़ताल करते हैं। और उनकी मेन मांग थी कि हमारे काम के घंटे घटाकर कम कर दिए जाएं और 8 घंटे कर दिए जाएं, 8 से ज़्यादा ना हो, हमारे वेतन में वृद्धि हो और हमारे काम करने की जो कंडीशंस हैं उनमें सुधार किया जाए। ये उनकी मांग थी। और मजदूर जो थे इस बार बहुत गुस्से में थे। उन्होंने इस बार ये सोचा था कि हम जार से जाकर खुद बात करेंगे, अपनी मांग रखेंगे और इस बार हम अपनी डिमांड्स पूरी करवा के छोड़ेंगे। तो इस उद्देश्य से ये आपको रीज़न समझ आ गए। 1905 की जो क्रांति है, वो जो क्रांति है उसकी ये रीज़न है। आगे हम 1905 की क्रांति देखने जा रहे हैं। 1905 की क्रांति को हम ब्लडी संडे, खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं, जिस पर 3 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अब देखिए, सारे जो मजदूर हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से जार के महल की तरफ जाने लगते हैं। आइए हम देखते हैं। तो इस क्रांति की जो घटना है उसे खूनी रविवार कहा गया, या 1905 की आप क्रांति भी कह सकते हैं। अब क्या हुआ, सारे मजदूर जो हैं वो उन्होंने पादरी गैपोन यानी फादर गैपोन नाम के व्यक्ति हैं जो पादरी हैं या आप फादर भी कह सकते हैं उन्हें, उनके नेतृत्व में अपना पूरा एक टीम बनाई, संगठन बनाया और चल पड़े। कहाँ चल पड़े? जार के महल की ओर। जार के महल को विंटर पैलेस कहते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो वो जुलूस चल पड़ा विंटर पैलेस की ओर। क्यों चल पड़ा? जार से बात करने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। और जार ने जब देखा दूर से ही कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं, जार घबरा गया। उसने मजदूरों से बात करनी भी ज़रूरी नहीं समझी और अपनी जो पुलिस है, अपने जो कॉसेक्स हैं, जार के जो निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं, उनको कहा गया है कॉसेक्स, उनको ऑर्डर दे दिया कि आप फायर कर दीजिए, इन पे टूट पड़िए, देखिए ये क्यों आ रहे हैं। तो पुलिस ने और कॉसेक्स ने क्या किया, इन पे हमला कर दिया। और हमला कर दिया तो इसमें 100 लोग मारे गए, 100 मजदूर मारे गए, 300 मजदूर घायल हुए। यानी ये घटना बहुत ही गलत घटना थी और संयोग से उस दिन संडे था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। यानी जहाँ वो शांतिपूर्ण मजदूर अपनी भूख से प्रताड़ित होकर अपनी रोटी की मांग के लिए जार के पास आ रहे थे, जार उन्हें रोटी तो दे ना सका और उन्हें मृत्यु दे दी। जार का ये रवैया बहुत बहुत गलत था और यहाँ से 1905 की क्रांति शुरू होती है। लोगों में असंतोष बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? अब ये लोगों का असंतोष इतना बढ़ जाता है कि देश भर में हड़तालें शुरू हो जाती हैं। लोगों में इतना आक्रोश है कि लोग अब चाहते हैं कि हम अपनी मांग पूरी करके छोड़ेंगे। लोगों को चूंकि कोई भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए इवन स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल थे। उन्होंने भी अपने स्कूल कॉलेजेस को बॉयकट कर दिया, बहिष्कार कर दिया, बंद कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम क्रांति में शामिल होंगे, अधिकार लेके रहेंगे। और समाज का जो मध्यम वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मध्यम वर्ग, वकील, ये सब शामिल हैं, इन्होंने भी अपनी अपनी अलग अलग यूनियंस बनाई और इसमें शामिल हो गए और अपनी अपनी यूनियंस बनाई। और उसके बाद कलेक्टिवली इन सब यूनियंस ने एक यूनियन बनाई जिसे यूनियन ऑफ यूनियंस कहा गया। ये सब चाहते थे कि संविधान का गठन हो, यानी कानून बने, जिन कानूनों के अनुसार रूस में शासन चलाया जाए। जो जार है वो ऑटोक्रेटिक है, वो मनमर्जी कर रहा है, उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ताकि वो संविधान के अनुसार शासन चले
और उस संविधान में नागरिकों को अधिकार हो और एक ऐसा संविधान हो जिसमें कोई परिवर्तन ना कर सके, जिसमें जार मनमर्जी ना कर सके। तो इस तरीके से जब लोगों में इतना आक्रोश देखा तो जो जार है वो थोड़ा घबरा गया। तो जार की क्या रिएक्शन हुई? जार ने जो निर्वाचित परामर्शदात्री संस्था है, यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसका, ड्यूमा, उसको मान्यता दे दी कि ओके ओके मैं आपकी बात से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जार घबरा गया कि लोग तो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल आक्रोशित हो चुके हैं। तो जार ने ड्यूमा को मान्यता दे दी। लेकिन जार कहीं भी ये नहीं चाहता था कि उसकी पावर पर कोई कंट्रोल करे। तो देखिए जार ने क्या किया, फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज में डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया। दूसरी ड्यूमा को 3 महीने में बर्खास्त कर दिया। और क्यों बर्खास्त करा था? क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके ऊपर कोई भी अंकुश हो, कोई उसको कंट्रोल करे। और तीसरी ड्यूमा में क्या किया जार ने, अपना दिमाग लगाया, बहुत ही कूटनीतिक तरीके से उसने कानूनों में फेरबदल कर दी, रूल्स बदल कर उसने उसमें रूढ़िवादी नेताओं को भर्ती कर लिया, ऐसे नेता जो जार के फेवर के थे, और उदारवादी और क्रांतिकारी नेताओं को ड्यूमा से बाहर कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा ये 1905 की घटनाएं हैं, 1905 की रशियन रिवॉल्यूशन, उसके क्या रीजंस थे, क्या रिजल्ट हुए, एंड ब्लडी संडे जो खूनी रविवार की घटना है वो हमने देखी। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि खूनी रविवार की जो घटना थी, जब मजदूर जो हैं वो जार के पैलेस की तरफ आ रहे थे, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि जार के महल को किस नाम से जाना जाता था। ये सभी 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने दूसरा टॉपिक कंप्लीट किया अपना 1905 की रूसी क्रांति। आइए अब हम 1917 की रूसी क्रांति का एक और कारण देखने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1917 की रूसी क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की जनता को क्या प्रभाव किया, क्या छाप छोड़ी, जनता क्यों जार के खिलाफ हो गई, आइए हम देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का अपना एक अलग से प्रश्न बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस पे क्या प्रभाव पड़ा, या रूस की इकोनॉमी, रूस की इंडस्ट्रीज पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है उसकी अवधि क्या थी। यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 1914 से 18 की जो अवधि है प्रथम विश्व युद्ध की मानी गई है। चैप्टर नंबर 3 जिसके वीडियो भी हम आगामी समय में बनाएंगे, उसमें भी प्रथम विश्व युद्ध देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों का जिक्र होता है, वहाँ भी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आप इसे ध्यान से समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया। ठीक है, इस जैसे कि कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें 2 पार्टीज होती हैं, तो इसमें भी 2 गुट थे। पहली पार्टी थी केंद्रीय शक्तियां यानी सेंट्रल पावर्स, एंड सेकेंड वन इज एलाइड नेशन, मित्र राष्ट्र। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थी, एंड मित्र राष्ट्र में पहले ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे। लेटर ऑन इसमें इटली, रोमानिया भी ऐड हो जाते हैं। यानी युद्ध में मुख्यतः 2 पार्टियां थी, केंद्रीय और मित्र राष्ट्र। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है चाहे सेकेंड है। ठीक है, अब हमारे माइंड में एक सवाल पैदा होता है कि इसे विश्व युद्ध क्यों कहा गया। अगर हम इसको देखें तो ये देश तो सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, फिर भी हम इसे वर्ल्ड वॉर कहते हैं। वाई? क्योंकि ये जितने भी देश हैं इनके ग्लोबल एम्पायर्स थे, पूरे विश्व में इनकी कॉलोनीज थी, किसी की कम किसी की ज़्यादा, और इन देशों ने अपनी कॉलोनीज के मैन पावर को, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इस वर्ल्ड वॉर में इनडायरेक्टली यूज़ किया था। तो इनडायरेक्टली वो कॉलोनीज भी इफेक्टेड हुई थी, उन पर भी प्रभाव पड़ा था, उनका भी इकोनॉमिक लॉस हुआ था। इसलिए इस वॉर को वर्ल्ड वॉर कहा गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक सवाल का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। वो क्या है कि क्या भारत ने वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, यस और नो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें पता होना चाहिए कि क्या हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था कि नहीं। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर रशिया की कंडीशन कैसी थी।
तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जो जनता है उसने जार का साथ दिया। जब भी हमको युद्ध लड़ते हैं तो हमारी पब्लिक का पूरा सपोर्ट अपने देश की गवर्नमेंट के साथ होता है। जब हम दूसरे देश से वॉर कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा देश जीते, तो कहीं ना कहीं हम सरकार को सपोर्ट करते हैं। तो जार जो है उसको भी पब्लिक का सपोर्ट था, लेकिन जैसे 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 युद्ध लंबा होता जा रहा था, रूस की सेनाएं हार रही थी। जार जो है उसके डिसीजन तो अच्छे थे ही नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जार ने ड्यूमा से सलाह लेनी छोड़ दी थी। एक तरफ जार ने ड्यूमा से सलाह लेनी छोड़ दी, दूसरी तरफ रूस की सेना हार रही है, तीसरी तरफ रूस जो है वो, देखिए आप ध्यान से देखिए, रूस जो है वो जर्मनी के विरोध में युद्ध लड़ रहा है। और जो जार है, हम पहले पढ़ चुके हैं, वो अपनी जो रानी है जरीना अलेक्जेंद्रा, और वो एक हिपोक्रेट सेंट है रासपुतीन, उनसे हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, उनके प्रभाव में आके डिसीजन ले रहा है। ठीक है। और यहाँ आपको समझने वाली बात यह है कि जो अलेक्जेंड्रा है वो जर्मनी की रहने वाली है। ठीक है। तो अलेक्जेंड्रा जर्मनी की रहने वाली है, जार है वो अलेक्जेंड्रा के डिसीजन के अनुसार डिसीजन ले रहा है, उसकी सजेशंस के अनुसार। और साथ ही साथ रूस को वॉर में हार मिल रही है, जर्मनी से हार रहा है। और साथ ही साथ जार ने ड्यूमा से भी सजेशंस लेने बंद कर दिए। अब आप इनको कनेक्ट करिए, इन सब पॉइंट्स को अगर आप बिंदुओं को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ये मैसेज मिलता है कि जरीना जो है कहीं ना कहीं उसका रुझान, उसकी सिंपैथी जर्मनी के साथ तो नहीं है, और राजा है वो जरीना से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, उसके कहे अनुसार डिसीजन लेता है। और हमारी सेना इतनी हार रही है, मौत के मुंह में जा रही है, फिर भी जार कोई सही डिसीजन नहीं ले रहा, उसकी नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। तो धीरे धीरे जो जार का समर्थन है वो खोने लगा, जनता ने उसको समर्थन देना बंद कर दिया। जनता में जर्मन विरोधी भावनाएं खूब बलवती हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि लोगों ने जो राजधानी थी सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम था, उस शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नेम था, उसको बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि जहां शुरू में पब्लिक जार को समर्थन दे रही थी, बाद में जार के जो डिसीजंस हैं वो सही नहीं थे। जार की सेना जो इतनी बड़ी सशस्त्र सेना थी, वो सेना हार रही थी, उसकी छवि खराब हो रही थी, जार सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो देखते देखते जनता में जार डिफेम हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है, जनता उसे समर्थन देना बंद कर देती है। ठीक है। अब देखिए हम थोड़ी सी वॉर की स्थिति देखते हैं, युद्ध कैसे लड़ा गया। जैसा कि अभी हमने देखा, वॉर जो है वो दो पार्टियों के बीच में लड़ा गया, दो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां। तो ये दो मोर्चों पे लड़ा गया। ठीक है। जैसे आप ये समझिए कि ये केंद्रीय शक्तियां हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया वगैरह। तो केंद्रीय शक्तियों के पूर्वी मोर्चे पर वो रूस के साथ युद्ध लड़ रहे थे, और पश्चिमी मोर्चे पर वो फ्रांस के साथ युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है। इधर तो पूरा खुला इलाका था, तो पूरा आगे बढ़ के काफ़ी इनको जगह कवर करनी पड़ रही थी युद्ध के लिए। जर्मनी रशिया के साथ युद्ध लड़ रहा था, रशिया को हरा रहा था। इस तरफ हम बात करें तो पास में ही फ्रांस था, तो यहाँ युद्ध थोड़ा अलग तरीके से लड़ा जा रहा था, खाइयाँ बना के। ठीक है। तो हम देखें इसको मानचित्र में भी मैं आपको समझाऊंगी आगे की स्लाइड में। तो जो युद्ध है वो दो मोर्चों में लड़ा गया, एक तो पूर्वी मोर्चा और एक पश्चिमी मोर्चा। आपको ये पूछा जा सकता है, दोनों मोर्चों पे युद्ध बिल्कुल भिन्न भिन्न तरीके से लड़ा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, पश्चिमी मोर्चे पे जो केंद्रीय शक्तियां हैं वो, उनके जो सैनिक हैं, और पूर्वी जो एरिया है उसमें भी वो फ्रांस की सीमाओं के साथ, यानी आप मानचित्र में समझिए कि ये जो केंद्रीय शक्तियां हैं, ये आपको केंद्रीय शक्तियां समझ में आ रही हैं, सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद थोड़े समय बाद इसमें तुर्की यानी ऑटोमन है वो भी ऐड हो जाता है। और ये जो है ग्रीन में, ये आपको दिखाई दे रहे हैं मित्र राष्ट्र हैं, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। और बाद में इसमें इटली भी ऐड हो जाता है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इटली। तो देखिए आप समझ रहे हैं कि ये केंद्रीय शक्तियाँ हैं, ये पूर्वी मोर्चे पर रूस के साथ युद्ध लड़ती हैं। तो यहाँ इन्हें लंबा फैसला तय करना पड़ता है, और जर्मनी की सेनाएं रूस की सेनाओं को बहुत बुरी तरह हराती हैं। दूसरी तरफ इनको
यानी जर्मनी को पश्चिम की तरफ जो फ्रांस है उसके साथ युद्ध लड़ना होता है। यहाँ ये खाइयों के साथ खाइयाँ खोद कर इस तरह से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोई लंबी दूरी तय नहीं करनी और यहाँ इनका युद्ध थोड़ा अलग तरह का है। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि जब रूस की स्थिति, अब देखिए ये जो सेंट्रल पावर्स हैं ये दो तरफ युद्ध लड़ रही हैं, तब भी वो रूस को बड़ी संख्या में उसके रूस के सैनिक मारे जाते हैं और रूस को हरा रही है। लेकिन जब रूस युद्ध से हट जाएगा तब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तब ये सेंट्रल पावर्स पूरा फोकस इसी तरफ करेंगी, इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ। तब इनकी क्या कंडीशन हो गई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तब इनकी स्थिति, और उसके बावजूद भी ये मित्र राष्ट्र जीतते हैं। इसका क्या रीज़न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए हम देखते हैं कि दो मोर्चों पे युद्ध लड़ा जा रहा था, पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पे, और दोनों ही मोर्चों पे अलग अलग तरह का युद्ध था। केंद्रीय जो शक्तियां हैं वो पश्चिमी मोर्चे पे फ्रांस के साथ युद्ध लड़ रही थी और पूर्वी मोर्चे में वो रूस की सेनाओं को हरा रही थी। वहाँ एक लंबा चौड़ा फासला उन्हें तय करना पड़ रहा था। और अगर हम बात करें तो जर्मनी की सेना और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाएं रूस की सेना को बड़े पैमाने पे शिकस्त दिखा रही थी। उनको हार का मुंह देखना पड़ रहा था, उनका मनोबल गिरता जा रहा था। सिपाही इस उम्मीद में थे कि जार कोई बेहतर नीति बनाए या उन्हें आदेश दे कि सेना वापस लौट आए, लेकिन जार की तरफ से कोई बेहतर नीतियां नहीं बनाई गई। 1917 तक अगर हम देखें तो 70 लाख, एक बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए। अब बेचारे हारते हुए रूसी सैनिक क्या करेंगे, वो पीछे की तरफ हटने लगे और पीछे हटते हुए जितने भी रिसोर्सेज थे, चाहे वो इमारतें थी, चाहे वो खेत खलिहान थे, चाहे वो जो रसद हथियार के या अनाज के गोदाम हैं, चाहे वो रेलवे की पटरियां हैं, सब तरह की चीज़ें ये डिस्ट्रॉय करते हुए फिर पीछे बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि ये रिसोर्सेज हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे ताकि दुश्मन की सेना यानी जर्मनी की सेना यहाँ ज़्यादा समय तक टिक ना सके। ठीक है, अब और क्या परिणाम निकला, उस एरिया और उस आसपास के एरिया में रहने वाले लोग वहाँ से मूव कर गए। लगभग 30 लाख लोग रिफ्यूजी हो गए, माइग्रेट कर गए, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पे चले गए, शरणार्थी बन गए। यानी कुल मिला के आप देखिए 70 + 30 1 करोड़ के लगभग रूस के लोग प्रभावित होते हैं, मारे जाते हैं अथवा शरणार्थी बन जाते हैं। यानी रूस की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसी कंडीशन में जार जो है वो अभी भी जरीना और रासपुतीन की सलाह पर डिसीजन ले रहा है और जरीना जर्मनी मूल की है। तो देखिए, और जार की नीतियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं हैं, सेना के वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इतनी बड़ी सेना भी युद्ध में हार गई, यानी रूस की जो आंतरिक कमजोरी है वो सबको स्पष्ट हो गई। तो जनता में भारी असंतोष है, क्योंकि जो सैनिक हैं वो भी तो किसान परिवारों से संबंध रखते हैं, वो भी तो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग रखते हैं। उन परिवारों से इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, तो जनता में भी भारी असंतोष है। तो जार और उसकी सरकार, उसकी नीतियां सब अलोकप्रिय हो चुकी थी। सिपाही अब युद्ध से परेशान हो चुके थे, युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर दी। 1917 की क्रांति की जार के खिलाफ लोगों को तैयार कर दिया। लोगों में असंतोष भारी मात्रा में भर चुका था, क्योंकि जार ने जो नीतियाँ थी वो उन्होंने वेलफेयर के अकॉर्डिंग, युद्ध के हिसाब से, सिपाहियों के हिसाब से, किसान मजदूरों के हिसाब से किसी तरह की नीति उसकी नहीं थी कि पब्लिक को वो सेटिस्फाई कर सके। तो इसलिए पहले से ही पब्लिक असंतुष्ट चल रही थी, असंतुष्ट बिल्कुल हो रखी थी। और साथ ही साथ जो हमारे सैनिक हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में असंतुष्ट हो चुके थे। तो जब सेना सपोर्ट करती है राजा को तो राजा अपने शासन को कंटिन्यू कर पाता है, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में जब सेना ही राजा को सपोर्ट करना बंद कर देगी तो राजा की सत्ता जो है वो कोलैप्स हो जाती है, ढह जाती है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें जो रूस की कंडीशन है वो 1917 की जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसका बेस तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा।
तो आइए यही अलग से प्रश्न बनता है। तो जो रूसी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमने देखा कि शुरू में रूस में इतने उद्योग नहीं थे, धीरे धीरे रूस में इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, विदेशी पूंजी भी इसमें लगती है। पहले हाथों से काम करने वाले जो कामगार हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, 1890 के डिकेड में कारखाने बनते हैं, विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ता है, तो उत्पादन बढ़ता है और फैक्ट्री में काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनकी संख्या भी वर्कशॉप में काम करने वाले मज़दूर हैं लगभग उनके बराबर होने लगती है। यानी जो रूस है उसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है। तो वर्ल्ड वॉर के कारण क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? युद्ध देखिए, चाहे देश जीते या हारे, जो युद्ध हैं वो हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही छोड़ते हैं, कभी भी युद्धों के सकारात्मक परिणाम नहीं आते। तो पहला पॉइंट आप देखिए कि रूस में आपूर्ति बंद हो गई। जैसा कि हमने देखा रूस में उद्योग पहले से ही कम थे और जो रूस में सामान बाहर के देशों से आयात होता था, बाल्टिक समुद्र से होकर वहाँ रूस में सामान आयात होता था। ये लेकिन युद्ध के कारण उस बाल्टिक समुद्र पर जर्मनी का अधिकार हो जाता है, तो रूस में सामान का आना बंद हो जाता है क्योंकि उस रास्ते पे तो जर्मनी का अधिकार हो गया। तो अब ऑलरेडी रशिया में इंडस्ट्रीज़ कम थी और सामान आना कम हो गया, तो रूस की इंडस्ट्रीज़ जो उस कच्चे माल पर और उन इक्विपमेंट्स पे डिपेंड थी, वो इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी उसकी पीछे रही। दूसरा हम देखें कि इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई तो उसके जो औद्योगिक उपकरण थे, यानी कारखानों में जो मशीनें होती हैं, अगर हम उनको रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा आउटपुट देती हैं, वो सही रहती हैं। लेकिन अगर एक लंबे टाइम तक कोई मशीनरी बंद होती है तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो कहा गया है कि धीरे धीरे अभी रूस में इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही थी, विदेशी निवेश बढ़ रहा था, लेकिन अभी उस वॉर के कारण जो इम्पोर्ट है वो बंद होता है, तो देखते ही देखते जो उसकी मशीनरीज हैं वो भी काम करना बंद कर देती हैं। तो उपकरण जो हैं वो लंबे टाइम तक काम नहीं करते, तो धीरे धीरे ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी हम बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, यातायात के जो साधन हैं जिसमें रेलवे सबसे मेन है, वो भी क्या होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। कैसे? आपको ध्यान होगा रूसी सेना पीछे हटते हुए सब कुछ नष्ट करके आ रही है ताकि जो जर्मनी की सेना है उसको वहाँ कुछ भी ना मिले, वो जर्मनी की सेना टिक ना सके। साथ ही साथ जिस एरिया में युद्ध हुआ है, जिस भूमि पे युद्ध हुआ है, वहाँ तो कोई भी चीज़ सही सलामत नहीं बचती। तो युद्ध के कारण बड़ी संख्या में रेलवे लाइन टूटी। जब रेलवे लाइन टूटी तो जो यातायात के साधन हैं, जो रेलवे लाइंस के माध्यम से कच्चा माल या वस्तुएं या सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही थी, वो भी डिस्टर्ब हुई, तो उससे भी इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो पीछे रह गई। इसके अलावा हम बात करें तो शॉर्टेज ऑफ लेबर, श्रम की आपूर्ति में कमी आई। कैसे? बड़ी संख्या, रूस की सेना एक बड़ी सशस्त्र सेना थी जिसे रूसी स्ट्रीम रोलर कहा जाता है। आपको ध्यान है 70 लाख रूसी सैनिक मारे गए, यानी इतने तो मारे गए और इससे कई ज़्यादा सैनिक जो थे रूस की सेना में मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि सेना के लिए बिल्कुल अच्छी सेहत वाले स्ट्रांग जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनको भर्ती करके सेना में भेजा गया ताकि वो अच्छे से लड़ाई लड़ सकें और देश को जीत दिला सकें। ठीक है, तो जब इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को, पुरुषों को सेना में भेज रहे हैं तो पीछे पुरुषों की संख्या में कमी आ गई। अब श्रम के लिए उनको कमी आ रही है, श्रम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। जब मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो हाथों से काम करने वाली जो वर्कशॉप्स थी, जो कारखाने थे, वो सब क्या हैं, वो सब ठप हो गए। तो अब जब लेबर नहीं है, जब मशीनरी नहीं है, जब कच्चा माल नहीं, जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? तो यही कंडीशन होगी कि इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं करेगी। इसी के साथ आपको ध्यान होगा कि सेना पर, जब सेना सीमा पर थी तो उनके लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई, चाहे वो रसद हैं, हथियार हैं, चाहे वो खाने पीने की सामग्री है, सभी तरह की। और जब सेना पीछे हटी तो सेना ने सारी चीज़ें नष्ट करते हुए वो बढ़ रही थी। साथ ही साथ जिस स्थान पे युद्ध हो रहा है और जर्मनी की सेना उन्हें हरा रही है, तो रूसी सैनिक मजबूरी में पीछे हटेंगे, क्या करें? तो ऐसी स्थिति में वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हुए हट रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या में जब सीमा पर सिपाही हैं, सैनिक हैं, तो उनकी आपूर्ति के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में अनाज को सीमा पर भेजा गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीछे हटते सैनिकों ने उन संसाधनों को, उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, दूसरी चीज़।
तो जब इतनी बड़ी संख्या में सीमा पर जो सामान भेजा गया, रसद हो या खाद्य सामग्री, वो भेज तो दी गई, लेकिन जब सेना हार रही है, वापस लौट रही है, तो वो सामग्री को साथ लाना संभव नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में अनाज की कमी आ गई। जहाँ अनाज की कमी आई, जब मार्केट में कोई चीज़ की कमी आती है तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। एक और अनाज की कमी है, दूसरी ओर कीमतें आसमान छू रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आए दिन रोटी के लिए रूस में दंगे होने लगे, यानी लोग भूखे मर रहे हैं। 1905 में हमने देखा, मजदूर रोटी के लिए, अपने हितों की मांग के लिए जार से बात करने जा रहे हैं और जार ने उनको रोटी की बजाय गोली दे दी, उन पे गोलियां चलवा दी। और देखिए वो सिचुएशन तो चली आ रही है, साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर दिया। अब आजीविका संकट पैदा हो गया, लोग अपनी आजीविका कैसे चलाएं, भूखे मर रहे हैं, रोटी के लिए दंगे हो रहे हैं। तो आए दिन कहीं ना कहीं दंगों की वार्तालाप जो है, वारदात है, वो सुनने में आती थी। तो इस तरीके से जो रूस है, रूस की इकोनॉमी पर, या हम बात करें रूस के समाज पर, युद्ध का प्रभाव जो है वो बहुत ही नकारात्मक पड़ा। यहाँ की जो प्रजा है, पब्लिक है, उसका जार में बिल्कुल विश्वास खत्म हो चुका था। जार और उसका शासन बिल्कुल अलोकप्रिय हो चुका था। और अब लोग, एक तरफ विश्व युद्ध ने लोगों को जार के खिलाफ खड़ा किया, दूसरी तरफ समाजवादी जो संगठन है उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है, लोग उनकी मेंबरशिप अडॉप्ट करते जा रहे हैं, लोग उनसे जुड़कर जार के खिलाफ एक्शन करना चाहते हैं। तीसरी तरफ इकोनॉमिक जो कंडीशन है किसान मजदूरों की, वो भी वर्स्ट हो चुकी है। तो ये सब रीज़न जो हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के 3 वीडियोस देख चुके हैं। इन तीनों चैप्टर में हमने डिफरेंट टॉपिक्स देखे हैं, और ये तीनों वीडियोस के जो टॉपिक्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन के लिए। मैंने इन रशियन रिवॉल्यूशन के जो रीजंस हैं, कारण हैं, उन पर विस्तार से ये तीनों वीडियो बनाए हैं, जिन पर अलग से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, लेकिन जो कलेक्टिवली तीनों वीडियो कलेक्टिवली इस टॉपिक को कवर करते हैं कि रूसी क्रांति के कारण क्या होंगे। तो आई होप कि आपने वो पीछे वीडियो देखे होंगे। आप ये सारे वीडियोस कंटिन्यू देखिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इस वीडियो को देखें। इसमें पूछे गए प्रश्नों का कमेंट में बॉक्स में ज़रूर जवाब दें ताकि मुझे समझ आ सके कि आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और आई होप कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करेंगे और इस कोविड में आप अपने घरों में रहते हुए स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। इसके लिए मैं बहुत जल्दी ही और जो वीडियोस हैं इस चैप्टर के और आगे वाले चैप्टर के सबके अपलोड करने जा रही हूँ। टिल देन स्टे हेल्दी एट योर होम्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।